हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम पहुंच गए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 10th लेक्चर पे। ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन हम निपटा चुके हैं, थ्योरी ऑफ मशीन हम कवर कर चुके हैं, और थ्योरी ऑफ मशीन हम कवर कर रहे हैं, जल्दी वो भी कवर हो जाएगा। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 10th लेक्चर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज। अच्छा देखिए, अगर बॉडी फॉल कर रही है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से फॉल करेगी, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसी डायरेक्शन में उसका वेट भी ऐड करेगा mg। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसे हम लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती, तो अगर इसका मोशन ऊपर की तरफ है, इस वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो mg नीचे की तरफ लगेगा हमेशा की तरह, तो इसमें जो g हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन जीरो। तो नहीं, देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा, चाहे आप बॉडी को ऊपर फेंकें चाहे वो नीचे फेंके। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल, तो बॉडी का वेट क्या होगा? देखिए mg होता है और g को आप 2g कर देंगे तो हो जाएगा 2mg। अब मास अगर यहाँ पे 1 मान लें इस बॉडी का, तो इस केस में वेट जो हो जाएगा वो 2g हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हाइट h, तो अगर h से बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये आपको ऐसे भी याद ही होगा आई थिंक। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर एक इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसका ये इंक्लिनेशन अगर थीटा है, इस पे एक बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ mg लगेगा हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो होगा वो mg cos थीटा होगा, उसी के बराबर यहाँ पे रिएक्शन आएगी। और इस डायरेक्शन में होता है mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है उसका जो g sin थीटा है, अगर इसको मैं m1 से इक्वेट करूँ तो m से a कट जाएगा, तो a जो आ जाएगा g sin थीटा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर इस बॉडी को कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो g sin थीटा के एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो सारे ही जो हैं वो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहीं से वो आपका फॉर्मूला आता है जो पिछले क्वेश्चन में आया था। वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है और h हाइट से ड्रॉ करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h हो जाएगा उस केस में। तो v की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 2gh। फिलहाल इसका ऑप्शन डी होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको इसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करता। इफ अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स, तो ये आपका हो जाएगा 87 का ए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ रिलेटिव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, d बाय डी टी ऑफ एम बी। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाद में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 के बराबर ही हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अ साइंस टीचर क्लेम दैट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व्स व्हाइल स्टडीइंग द मोशन ऑफ रॉकेट। तो अब देखिए रॉकेट में क्या होता है, अगर इस टाइप का एक रॉकेट है तो जितना थ्रस्ट ये नीचे की तरफ फेंकेगा, यहाँ से जो इसके बूस्टर से जो थ्रस्ट निकलेगा, जितना ये थ्रस्ट नीचे की तरफ फेंकेगा, ग्राउंड का जो ग्राउंड भी उसको उतना ही रिएक्शन देगा, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाता है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो एटमॉस्फेयर उसको रिएक्शन देगा। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे भी लगता है, तो यहाँ पे जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बेसिकली डिपेंड्स ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है, आप लगा रहे हैं, कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है,
ऐसे दुनिया भर के उस पर कोई चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा दो, है ना। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने फोर्सेस लगा दो, उनका जो समेशन होगा एफ या समेशन होगा पी, वो होगा उस बॉडी के मास और उस बॉडी का जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है उसके बराबर। तो जो समेशन ऑफ फोर्सेस होगा, ऑल द रिजल्टेंट फोर्स, उसको अगर आप पी नाम दे दोगे तो वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, और पी माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो भी लिखते हैं, दोनों ही चलते हैं। तो ये क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वही क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ पे ही होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। A rate of change of momentum is directly proportional to impressed force and takes place in the same direction in which the force is act. अब देखिए, अगर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो आप ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तो वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यही कहता है क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व द रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल में क्या होता है, जितनी मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतना ही मोमेंटम जो गन है वो देगी आपको पीछे की तरफ, और यही क्या होती है, रिकॉइल होती है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। 92 का सी हो जाएगा। 93 मैंने बताया पी माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो, यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल से हमने देखा था। 93 का बी, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड। तो मैटर जो कंटेन्ड होता है एक बॉडी के अंदर उसे ही हम क्या कहते हैं, मास। तो आपका बी हो जाएगा। और ये मास जब किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है और जब ये ग्राउंड पे ऐसा रखा रहता है तो ग्राउंड से जो रिएक्शन आता है इस मास को, मास के कारण उस, और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स आता है उसे कहते हैं वेट। अब जब हम हवा में रहते हैं तो हमारा वेट कोई रिएक्शन देने वाला है नहीं, तो हमें वेटलेस फील होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मास। और वेट क्या होता है, फोर्स होता है। मास एक मैटर जो कंटेन्ड है बॉडी में वो होता है, वेट उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो होता है। मोमेंटम होता है मोशन के कारण, मास इनटू वेलोसिटी। कोई एक बॉडी जिसका कितना मास है और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो होता है उसका मोमेंटम। इसीलिए देखना, जब हम किसी कील पे हथौड़ा मारते हैं, ऐसा एक हथौड़ा मारते हैं, तो इस केस में जितना ज़्यादा मास होगा इसका और जितनी ज़ोर से हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा के मारेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगता है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, एकदम से कोई फोर्स लग जाए, जैसे ये बॉडी यहाँ पे रखी थी, ऊपर से एक बॉल आई और इस पे गिर गई, एकदम से रखी नहीं, किसी ने स्मूथली ऐसे टच करके नहीं रखा, एकदम से आके गिरी, तो उसको कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स। मतलब एक अमाउंट ऑफ फोर्स जब बहुत ही कम समय के लिए लगता है, माइन्यूट से समय के लिए इंस्टेंटेनियसली लग जाए, तो उसे कहेंगे हम इम्पल्सिव फोर्स। अ फोर्स बाय विच द बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसे कहते हैं वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, वेट। व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इट पजेस, जब बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इट पजेस नो वेट। देखिए, जब बॉडी फॉल कर रही है तो इसको रिएक्शन देने वाला कोई नहीं है। रिएक्शन तब मिलता है जब ये ग्राउंड पे रखी हुई है, ग्राउंड पे रखी है तो ग्राउंड इसको रिएक्शन देगा, पर ये फॉल कर रही है जब, तो इसका कोई वेट होगा ही नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया। टोटल मोशन पजेस बाय बॉडी, तो जो मोशन उसका होता है, मोशन के कारण क्या होता है, मोमेंटम, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है अ न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास की जगह 1 kg रख दो और एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो, तो आपको 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर जो मिलेगा वो क्या होता है, 1 न्यूटन। तो यही ये कह रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। A force applied on a body of mass 100 kg to produce acceleration 5, तो F is equal to ma। इतना इजी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कोई पूछेगा भी नहीं, पर फिर भी बुक में है तो हमने सॉल्व कर दिया। 500 न्यूटन। If the lift move downward with the acceleration of 9.81, the pressure exerted on the man of the floor। अब देखिए 9.8 जो होता है वही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसी एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, जो एपरेंट वेट हो जाएगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी माइनस ए।
लिफ्ट नीचे जा रही है तो जी और ए बराबर ही हैं, तो ये हो जाएगा, सब कट जाएगा, डब्ल्यू आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो जो प्रेशर, जब फोर्स ज़ीरो हो गया तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी ज़ीरो हो जाएगा, सब कुछ ज़ीरो, प्रेशर भी ज़ीरो। ट्रू। तो ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।